Okay, so now next moving on to the next topic, that is hepatitis B. So अब डिस्कस करते हैं हम हेपेटाइटिस बी के बारे में. ओके, बी नहीं, सॉरी, डी के बारे में. बी बोला था शायद, जो भी हो. हेपेटाइटिस डी. ठीक है. अब हेपेटाइटिस डी जो होता है वो इन्फेक्शन कैसे होता है? ये होता है हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है. ठीक है. अब इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे अभी कोरोना की जो नई स्ट्रेन आई है उसका नाम क्या है? डेल्टा वेरिएंट है ना, डेल्टा वेरिएंट. उसी तरह से जो हेपेटाइटिस डी जो इन्फेक्शन कॉज करता था, उसका जो इन्फेक्शन होता था वो होता था डेल्टा वायरस की वजह से. डेल्टा वायरस की वजह से इसका इन्फेक्शन होता था. जैसे अभी कोरोना में डी वेरिएंट आया है, डेल्टा वेरिएंट. इस तरह से हेपेटाइटिस डी जो होता है वो डेल्टा वायरस की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है. अब क्या होता है कि ये जो डेल्टा वायरस होता है ये एक तरह का डिफेक्टिव वायरस होता है, जिसके लिए हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो एज अ हेल्पर काम करता है. ठीक है. ये डेल्टा वायरस जो होता है, डेल्टा वायरस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह का क्या होता है, डिफेक्टिव वायरस होता है. ठीक है. इसको कहते हैं हम लोग डिफेक्टिव वायरस. और इस वायरस के लिए क्या करता है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो एज अ हेल्पर काम करता है. यानी कि इसमें मदद करता है इसको डेवलप करने के लिए. यानी कि ये जो है इसको डेवलप करने के लिए मदद करता है हेपेटाइटिस बी वायरस. ठीक है. और यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो उसको ऑटोमेटिक हेपेटाइटिस बी वायरस का भी इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एज अ हेल्पर काम करता है डेल्टा वायरस के लिए. यानी किसी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस बी वायरस है तो उसके अंदर चांसेस होती है कि हेपेटाइटिस डी वायरस भी उसके अंदर क्या हो जाए, जनरेट कर जाए. अगर किसी को इन्फेक्शन है, मतलब इसका इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन उसे ऑटोमेटिक हो जाएगा. ठीक है. और दोनों और अक्सर क्या होता है कि क्योंकि ये दोनों इन्फेक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के उससे साइमल्टेनियसली, मतलब कि क्या बोला जाएगा कि तालमेल होता है. दोनों इन्फेक्शन का एक साथ में तालमेल होता है, यानी कि एक दूसरे के डिपेंड होते हैं. तो अक्सर इनको हम लोग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं को इन्फेक्शन. क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ये दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे से क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं. तो इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं को इन्फेक्शन. ठीक, ये हो गया. यानी अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो उसको डी का इन्फेक्शन भी होने की चांस होगी. तो अगर ऐसा होता है कि मिल बांट के जो काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि को इन्फेक्शन हो रहा है. ठीक है. क्योंकि एक दूसरे के ऊपर दोनों डिपेंड होते हैं. ठीक, पहली चीज़ ये क्लियर. अब जैसे जैसे हम लोग फर्दर मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि वायरस की इंटेंसिटी और जो उसकी सीवियरनेस है वो क्या है, वो थोड़ा सा और इंटेंस होती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है. ए में देखा, बी में देखा, सी में देखा, डी में देख रहे हैं, डी जो है वो और थोड़ा सा मतलब कि और बढ़ के आया हुआ है. ठीक है. या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं इसके अंदर, एक तो हो गया ये कंसिक्वेंस, मतलब ये हो गया कि ए और बी और डी वाला जो है इसका एक तालमेल हो गया. और हम कह सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस डी वायरस है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो एक तरह से हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो हमने बताया था, जो पहले हमने हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर हमने बताया था कि एक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है जो कि कैरियर होता है, वो क्या करता है कि उसको क्रॉनिकली जो है इन्फेक्ट कर देता है. यानी कि हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कैरियर जो था, जब हम लोग बी पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कैरियर जो था उसको हेपेटाइटिस से जो डी वायरस होता है ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है सीधे सीधे. ठीक है. क्रॉनिकली क्या है, इन्फेक्ट कर देता है, क्रॉनिकली इन्फेक्ट कर देता है. एक ये भी होता है, या तो डायरेक्ट उसको वो कर देगा, ठीक है, या तो डायरेक्टली वो उसको मतलब कि इसके थ्रू कोई इन्फेक्शन कॉज कराएगा, या फिर ये क्या करेगा, जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कैरियर था उसको भी ये क्या करता है, क्रॉनिकली इन्फेक्ट कर देता है. तो इस कंडीशन में
इस कंडीशन में जब इन्फेक्ट करता है इसको हम लोग कहते हैं सुप्रा इन्फेक्शन। सुप्रा इन्फेक्शन इस कंडीशन में कि जब ये जो है क्रॉनिकली क्या करता है, इस कैरियर वाले को इन्फेक्ट करेगा, तो हम उस केस में कहते हैं कि सुप्रा इन्फेक्शन हो गया हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब को इन्फेक्शन और सुप्रा इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा सा वो करके देखते हैं कि एक्चुअली में हम कह क्या रहे हैं। तो जो को इन्फेक्शन होता है ये क्या होता है तुम्हारा, कि जैसे हम कह सकते हैं इसके अंदर की जो एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है, ठीक है, को इन्फेक्शन की अगर बात करते हैं तो को इन्फेक्शन में जो एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है डी वाला हेपेटाइटिस डी होता है, ये माइल्ड से फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस तक रेंज करता है। ठीक है, अगर को इन्फेक्शन हुआ है, हमको को इन्फेक्शन हुआ है हेपेटाइटिस बी का, तो वो हमारा रेंज करेगा कहाँ से, माइल्ड से लेकर फ्लूमिनेंट तक रेंज करेगा। तो यानी इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि एक्यूट हेपेटाइटिस, इसको कह सकते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, ठीक है, जो डी होता है ये क्या करता है, रेंज करता है में रेंज, ये रेंज करता है कहाँ से कहाँ तक, माइल्ड से फ्लूमिनेंट तक, फ्रॉम माइल्ड टू फुलमिनेंट तक रेंज करता है, जो को इन्फेक्शन वाला हिसाब किताब होता है। और अब बात करते हैं हम लोग सुप्रा इन्फेक्शन की। तो सुप्रा इन्फेक्शन अगर हो रहा है, जिसमें हमने बताया था कि सरफेस एंटीजन जो है वो हो रहा है, तो सुप्रा इन्फेक्शन जो होता है, सुप्रा इन्फेक्शन का जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, सुप्रा इन्फेक्शन का अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो अराउंड 30 से लेकर 35 डेज तक का पीरियड ये लगाता है इंक्यूबेट करने के लिए, अगर बॉडी के अंदर सुप्रा इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। सुप्रा इन्फेक्शन यानी कि अगर हेपेटाइटिस डी वाले की वजह से ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कैरियर जो है ये क्रॉनिकली अफेक्ट हो रहा है, तो ये इंक्यूबेट करने के लिए कम से कम बॉडी के अंदर 30 to 35 डेज जो है वो लगाता है। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है, वो क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वर्स। ठीक है, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस का जो इन्फेक्शन है वो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, मान लो किसी के अंदर अगर होगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और वर्स होगा, ये जो है ये धीरे धीरे और वर्सन होता जाता है। ठीक है, ख़राब होता जाएगा। ठीक है, सीवियर होता जाएगा, सीवियर होता जाएगा, और एक्यूट अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्यूट अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, और उसके बाद अगर यही मतलब कि नहीं ट्रीट हुआ, अगर ये प्रोग्रेस हो गया, अगर ये प्रोग्रेस हो गया तो ये प्रोग्रेस जो होती है ये इसको कहाँ ले जाती है, कैरियर स्टेज में। ये जो इसकी प्रोग्रेशन होती है ये इसको ले जाएगी कैरियर स्टेज में, और ये कैरियर किसका बनता है, ये कैरियर बनता है डेल्टा स्टेज का। यानी कि हम जो हैं हेपेटाइटिस बी वाले से सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, डेल्टा स्टेज में पहुँच जाएंगे। अगर ये और ज़्यादा वर्स हुआ, कैरियर स्टेज में डेल्टा स्टेज में पहुँच जाएंगे। अब डेल्टा स्टेज जो है वो दो चीज़ें कॉज करता है, एक तो सिरोसिस कॉज करेगा, ठीक है, एक लीवर के अंदर सिरोसिस कॉज करेगा, और दूसरा जो लीवर है उसके अंदर क्या कॉज करेगा, कार्सिनोमा। समझ में आई बात? तो ये कार्सिनोमा कॉज करेगा और लीवर सिरोसिस कॉज करेगा। यानी बी वाले से, बी वाला जो था वो थोड़ा सा और वर्स हुआ, वो और फर्दर प्रोग्रेस किया तो कैरियर स्टेज में पहुंचा। कैरियर वाला स्टेज जो है हमको ले जाएगा कहाँ, डेल्टा स्टेज के अंदर ले जाएगा, और डेल्टा वाला स्टेज क्या कॉज कराएगा, सिरोसिस कॉज कराएगा और कार्सिनोमा यानी कि कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये था हेपेटाइटिस डी वायरस डी का इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेपेटाइटिस डी वायरस के बारे में, हेपेटाइटिस डी वायरस यानी कि एचडीवी वायरस के बारे में देखते हैं क्या होता है। अब इसके बारे में अगर कहते हैं तो ये भी क्या होता है, स्मॉल होता है, साइज़ जो होती है इसकी छोटी होती है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, स्मॉल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है, अगर डायमीटर की बात करें, अब डायमीटर जो है इसका हो जाएगा तुम्हारा 36 नैनोमीटर का डायमीटर, ये भी काफ़ी छोटा ही है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि ये भी डबल शेल्ड होता है, ये भी क्या होता है, डबल शेल्ड होता है, यानी कि इस पर शेल की दो कवरिंग होती है।
अब डबल शेल में दो शेल होती है, एक होती है आउटर शेल। तो आउटर शेल जो होती है, आउटर शेल के ऊपर क्या होता है, इस पे होता है HBs एंटीजन, ठीक है। तो डेल्टा वेरिएंट के अंदर बी वाले का सरफेस एंटीजन होता है आउटर शेल पे, और इनर शेल पे क्या होता है, अगर इनर शेल की बात करें तो इनर शेल पे क्या होता है, डेल्टा एंटीजन होता है, डेल्टा एंटीजन होता है। तभी हमने बताया कि ये जो होता है ये एक तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ लिंक करके काम करता है। होता तो ये भी स्मॉल है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, 36 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, डबल शेल्ड होता है, जिसमें से आउटर शेल जो होता है वो बी सरफेस एंटीजन का होता है, और इनर वाले के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डेल्टा एंटीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सबसे मेन बात, डेल्टा वेरिएंट है तो ये क्या होता है, ये होता है हाईली इन्फेक्शियस, ठीक है। ये होता है क्या, हाईली इन्फेक्शियस, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस। और जो हमारे लीवर सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के जो लीवर सेल्स होते हैं, कहा जाए इनको लीवर सेल्स। अब इन लीवर सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसी न्यूक्लियस के अंदर ये जो वायरस है ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और प्रोलिफरेट करता है, यानी कि अपनी ग्रोथ करवाता है, रेप्लिकेट करता है और प्रोलिफरेट करता है, प्रोलिफरेट करता है ये दोनों वायरस नहीं, यही जो आपका डेल्टा वायरस है। यानी न्यूक्लियस है, हेपेटोसाइट्स है यानी कि लीवर सेल्स है, उसका न्यूक्लियस है, वहीं पे ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और वहीं पे प्रोलिफरेट करेगा, यानी कि अपने आप को सेटअप करेगा, अपनी ग्रोथ सेटअप करेगा, ठीक। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके मार्कर्स की बात करते हैं, इसके मार्कर्स की बात करते हैं कि जो डी वाला वेरिएंट है इसके कौन कौन से मार्कर्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो इसमें से जो पहला मार्कर होता है, जो फर्स्ट मार्कर आएगा, उसका नाम होता है HDV। पहले आइडेंटिफाई करते हैं ब्लड में, आइडेंटिफिकेशन इन ब्लड। अगर हम ब्लड में आइडेंटिफिकेशन करते हैं इसका, ठीक है, और लीवर सेल्स में, तो ये इसका पहला मार्कर होगा कि HDV का जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम ब्लड में करें या फिर लीवर सेल्स के अंदर करें, तो ये पहला आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन या फिर दूसरा इसका मार्कर क्या हो सकता है कि जो HD है यानी कि हेपेटाइटिस D है, इसका एंटीजन की बात करते हैं, AG यानी कि एंटीजन। अब एंटीजन का भी हम लोग क्या करें, डिटेक्शन करें कहाँ पे, या तो अपने ब्लड के अंदर या फिर लीवर के टिश्यू में, ठीक है। इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन करें, आइडेंटिफिकेशन इन ब्लड, या तो ब्लड में इसका आइडेंटिफिकेशन करें या फिर लीवर टिश्यू के अंदर, लीवर टिश्यूज के अंदर इसका आइडेंटिफिकेशन करें। ये हो गया हमारा सेकेंड मार्कर। अब आते हैं थर्ड मार्कर। थर्ड मार्कर क्या है कि अब इसी की अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगी, यानी कि हम कह सकते हैं एंटी HD और AB, यानी एंटीबॉडी, यानी कि अब जब इसका इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होगी, एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो यानी जो एंटी HD एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा वो भी डिटेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, ये हमारे बॉडी के अंदर एज अ बायोमार्कर काम करेंगे। यानी कि अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस होंगे तो यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हर हाल में मिलेंगी, और इससे हम डिटेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि हमको हेपेटाइटिस डेल्टा का इन्फेक्शन जो बॉडी के अंदर है हो गया है, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा। अब बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस ऑफ HDV, ठीक है। पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या है HDV की। पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि ये डायरेक्ट हमारे बॉडी पे साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा तो कहाँ दिखाएगा, हमारे बॉडी में जो हिपेटोसाइट के सेल्स हैं, यानी कि ये क्या करता है, जो HDV होता है ये क्या करेगा, ये दिखाएगा डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा कहाँ पे, हमारे
हेपेटोसाइट्स में, यहाँ लिख दे ऑन हेपेटोसाइट्स, ठीक है। ये हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट जो है वो दिखाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो ट्रांसमिशन ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि ऐसे पर्सन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ये ट्रांसमिट होता है जिसके अंदर कभी भी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं देखा गया था। ये नोट करने वाली बात है। इसको नोट करने वाली बात ये है इसके अंदर कि जो इसका ट्रांसमिशन है, इसका जो ट्रांसमिशन है वो ऐसा देखा गया था कि ट्रांसमिशन उन लोगों से हो रहा था, मतलब कि उन पर्सन से, मतलब जिनके अंदर कभी भी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं पाया गया था, उनके थ्रू भी ट्रांसमिशन जो है वो हो जा रहा है। यानी ट्रांसमिशन लिख सकते हैं बाय दोज पर्सन्स हु haven't been infected by hepatitis any time। यानी कभी भी जिनके अंदर हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं देखा दिया गया, उनके वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर ये ट्रांसमिशन हो सकता है। यानी कि कुल मिला के कहने का सेंस है, अगर हम कहें कि 10 exact mechanism is not yet known। यानी कि इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो अभी तक सही से क्या है पता नहीं चला है। क्योंकि भाई इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, जिसको कभी हेपेटाइटिस हुआ ही नहीं था, लेकिन उसके थ्रू भी क्या हो जा रहा है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर जा रहा है। इसीलिए इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो था अभी तक उतने अच्छे से पता नहीं किया गया है, और इस पर तमाम तरह की साइंटिफिक रिसर्चेस वगैरह अभी चल रही हैं। तो ये था हेपेटाइटिस डेल्टा वेरिएंट के बारे में, मतलब एक ओवरव्यू, ठीक। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक। थैंक यू वेरी मच।